दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे सिलेबस में कुछ ऑथर्स की बायोग्राफीज को डिस्कस करेंगे। बायोग्राफीज का मतलब ब्रीफ बायोग्राफीज। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ पर्सनल बता रहा हूं जो हमारे एग्जाम के लिए काम का नहीं है। सिर्फ काम की बात करेंगे क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 4 ऑथर्स की ब्रीफ बायोग्राफीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस, फिर जेन ऑस्टन, तीसरे विलियम शेक्सपियर और चौथे और आखिरी ऑथर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये हमारे 4 ऑथर्स हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था एक नेवी क्लर्क के घर में। इन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल केंट नाम की जगह पर बिताए और जब इनकी उम्र 10 साल थी तो इनकी फैमिली लंदन आ गई। लेकिन चार्ल्स डिकेंस के फादर को कर्जा होने के कारण जेल में जाना पड़ा। इनके फादर को जेल में फेंक दिया गया। इसलिए डिकेंस ने अपना स्कूल छोड़कर बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया अपना घर चलाने के लिए। फिर ये जैसे तैसे करके वापस स्कूल लौटे, लेकिन 15 साल की उम्र में फिर से इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा एक लॉ क्लर्क का काम करने के लिए। दोस्तों डिकेंस एक फुल टाइम राइटर बनने से पहले एक लॉ क्लर्क थे, कोर्ट रिपोर्टर थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी थे। इनकी बुक्स वैसे तो सभी जगहों पर फेमस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इंग्लैंड और यूएस में। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लैंड और यूएस में इनकी बुक्स बहुत ज्यादा चली और बहुत बड़े बड़े क्लासिक्स इन्होंने लिखे, जैसे हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो आज भी पॉपुलर है। और इनकी ये जो नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये हमारे सिलेबस में है। डिकेंस की खुद की थिएटर कंपनी और मैगजीन भी थी, ऑल द ईयर राउंड नाम से। और याद रखना दोस्तों, अ टेल ऑफ टू सिटीज इनकी इसी मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में सीरियल से पब्लिश हुई थी। इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन डिकेंस, जिनसे इनकी शादी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन कैथरीन से इन्हें 10 बच्चे थे। डिकेंस ईमानदारी से जिंदगी भर अपना काम करते रहे जब तक कि 1870 में इनकी डेथ नहीं हो गई और डेथ के बाद इन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे पॉइट्स कॉर्नर में दफनाया गया। और ज्यादा अगर डिटेल से जानना है डिकेंस के बारे में तो डेविड कॉपरफील्ड पढ़ लेना, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड में अपनी ही लाइफ को झोंक दिया पूरा चार्ल्स डिकेंस ने। इसके बाद नेक्स्ट जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का जन्म हुआ था एक पैरिश रेक्टर के घर में और ये अपने पेरेंट्स की 7वीं संतान थी। टाउन ऑफ स्टीवेंटन में इनका जन्म हुआ था और वहां ये और इनकी फैमिली तब तक रहे जब तक कि ये लोग 1801 में बाथ नहीं चले गए, बाथ नाम की जगह पर नहीं चले गए। दोस्तों जेन ऑस्टन ने इंग्लिश लिटरेचर को कुछ ऐसे मास्टरपीस दिए जो आज भी बहुत फेमस है और इनकी लिखी हुई नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर में सदा के लिए अमर हो गई, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा और परसुएशन। और ये जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि जेन ऑस्टन की नोवेल्स को गुमनाम रूप से पब्लिश करवाया गया और इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाया गया और माना जाता है कि इनके बहुत सारे जर्नल्स को जला भी दिया गया था और डेथ के बाद ही इनको इतनी फेम मिली, इनकी ऑथरशिप को फेम मिली। इनकी नोवेल्स बहुत ही पेचीदा होती थी और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनकी नोवेल्स की मेन थीम होती थी मैरिज, यानी कि शादी करवानी है एंड में जाकर के सबकी। और एक चीज मैंने आपको बताई कि इनकी नोवेल्स में पहले भी बता चुका हूं कि इनकी नोवेल्स में कोई भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स नहीं होते थे, सादी सिंपल सी नोवेल होती थी। तभी भी मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई ऑथर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला था उस टाइम पे तो जेन ऑस्टन ही थी वो। दोस्तों जेन ऑस्टन जो कुछ भी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करती थी वो सब अपनी नोवेल्स में उतारती थी। मतलब अपनी नोवेल्स में ब्रिटिश मिडिल क्लास फैमिलीज की कहानियां दिखाया करती थी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जेन ऑस्टन की नोवेल्स की तो चलो ठीक है, थीम मैरिज हुआ करती थी कि एंड में जाकर के इनकी नोवेल्स में सबकी शादी हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जेन ऑस्टन खुद पूरी जिंदगी सिंगल रही और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इन्होंने एक वाइफ और होस्टेस बनने की बजाय एक राइटर बनना बेहतर समझा। यह तो बात हो गई जेन ऑस्टन की। अब अगले ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर एक ग्लव मेकर के बेटे थे, मतलब जो हाथ में पहनने वाले दस्ताने होते हैं वो बनाते थे इनके फादर। दोस्तों शेक्सपियर को खुद ग्रामर की स्कूली एजुकेशन नहीं मिली और इन्होंने शादी की थी
एन हैथवे से साल 1582 में। लेकिन साल 1590 के आसपास ये अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर लंदन आ गए और लंदन आकर एक एक्टर बन गए, ड्रामा में एक्टिंग करने लगे और एक प्ले राइट भी बन गए। मतलब एक्टिंग के साथ साथ प्लेज वगैरह लिखना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, इनको इमीडिएटली इतनी सक्सेस मिल गई, बहुत ही जल्द ये एक मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट भी बन गए। उन दिनों के बहुत ज्यादा फेमस एक प्ले राइट बन गए और इसी के साथ साथ ग्लोब थिएटर के पार्टनरशिप में ऑनर भी बन गए। और सबसे अच्छी बात यह हुई, यानी कि कहें कि सोने पे सुहागा यह हुआ कि इनकी नाटक मंडली को 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट ने अडॉप्ट कर लिया। मतलब हिंदी में कहूं तो गोद ले लिया और ये लोग किंग्स मैन बन गए। अब जितने लोग शेक्सपियर को पसंद करने वाले थे, कुछ तो क्रिटिक्स भी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 100% लोग तुमको पसंद करेंगे, कुछ तो होते ही हैं जो आपको डिसलाइक करें। और वो लोग ये एक्सक्यूज देते थे कि शेक्सपियर इतने एजुकेटेड नहीं थे कि प्ले लिख सके। मतलब वो लोग मानते थे कि ना तो शेक्सपियर कोई कुलीन है, ना इनको ग्रामर की प्राइमरी एजुकेशन मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी शेक्सपियर आज इंग्लिश लैंग्वेज के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। आज भी इनकी फेम का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि जो भी चीज इनके नाम से जुड़ी हुई है वो सब फेमस है। मतलब इनकी कलम से जो कुछ भी निकलता था सब कुछ फेमस हो जाता था। और 1613 तक जब तक शेक्सपियर रिटायर हुए तब तक एक बहुत ही रिच और बहुत ही फेमस आदमी हो चुके थे। इसके 3 साल बाद शेक्सपियर की डेथ हो गई। कुछ लोग शेक्सपियर को एक अच्छा पोएट मानते हैं तो कुछ लोग एक अच्छा प्लेराइट मानते हैं। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं शेक्सपियर को इन सब के अलावा एक क्लेवर बिजनेसमैन मानता हूं। यह मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इसके बाद दोस्तों आज के हमारे आखिरी ऑथर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश ऑथर, प्ले राइट, म्यूजिक क्रिटिक और एक एक्टिविस्ट थे। इसी के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी थे। इनका जन्म और एजुकेशन हुई थी डबलिन में और यंग एडल्ट होने के साथ साथ इनका रुझान सोशलिज्म और एक्टिविज्म की तरफ बढ़ गया। इनकी अधिकतर राइटिंग्स में आपको सोशियो कल्चरल क्रिटिक मिलेगा। फिर चाहे आप इनका प्ले पिग्मेलियन देख लो या आर्म्स एंड द मैन देख लो और भी कोई सा प्ले उठा करके देख लो, सब में अधिकतर में आपको सोशियो कल्चरल क्रिटिक मिलेगा। इन्होंने 1890 से प्लेज लिखना शुरू किया, लेकिन 1900 के बाद जाकर के इनको फेम मिली। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत ही उपजाऊ प्ले राइट थे। कहने का मतलब है, आप लोग देखोगे कुछ लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं कि हमारी क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी हो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी हो। लेकिन इनके प्लेस की क्वालिटी तो अच्छी थी ही, क्वांटिटी भी कम नहीं थी। मतलब मोर देन 60 प्लेज लिखे थे इन्होंने, 60 से ज़्यादा प्ले लिखे थे। इन एडिशन आर्टिकल्स, रिव्यूज, एसेज और पैम्पलेट्स वगैरह। मतलब बहुत कुछ लिखा था इन्होंने शेक्सपियर की तरह। लेकिन ये शेक्सपियर से नहीं, एनरिक इब्सन से प्रभावित थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी 1900 के बाद से और ये एक वेल रेस्पेक्टेड प्ले राइट बन गए। साल 1925 में इन्हें लिटरेचर में इनके कामों के लिए नोबेल प्राइज मिला। और दोस्तों इनको नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों मिल चुका है। और एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से इन्होंने शादी कर ली। 1943 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई और 7 साल बाद 94 साल की उम्र में इनकी भी इंग्लैंड में ही डेथ हो गई।